बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आइए जी, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं और इसका सबसे आसान तरीका सीखते हैं, क्योंकि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एक ऐसा टॉपिक है कि जो लव और हेट टॉपिक है। अगर आपको इसमें दो चीज़ों की समझ आ जाए तो यू विल लव दिस टॉपिक, लेकिन अगर आपको इन दो चीज़ों की समझ ना हो तो यू विल हेट दिस टॉपिक। आपसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं एक तावीज़। देखिए, ये तावीज़ की हेडिंग आपके सामने है। इस तावीज़ को आपने सुबह दोपहर शाम पानी में घोल के पी लेना है। ठीक है। अब देखिए, इस तावीज़ में अमाउंट्स जिस तरह से पुट करनी है, क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है, ये आपने अच्छे से समझ लेना है। और इसमें अमाउंट्स एज इट इज पुट करें जैसा कि इस तावीज़ में है। क्वेश्चन आपका सॉल्व। ठीक हो गया। दूसरी चीज ये आपने समझनी है कि एग्जामिनर आपसे जब क्वेश्चन पूछता है या आपको कुछ डाटा प्रोवाइड करता है तो किस तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज करता है। अगर ये चीज आप समझ जाएं तो आपकी जिंदगी आसान। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस तावीज़ को देखते हैं। बैंक रिकन्सिलेशन के टॉपिक में एक तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस। ठीक हो गया। अब ये बैलेंस वो बैलेंस है जो कि बैंक स्टेटमेंट पर शो हो रहा है। इसका मतलब इसमें एरर भी हो सकते हैं, इसमें बाकी एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। तो ये वो बैलेंस है जो बैंक स्टेटमेंट पर शो हो रहा है, ये आपने लिख लेना है। फिर अगर बैंक स्टेटमेंट में कोई एरर्स हैं तो वो आपने एडजस्ट करने हैं। वो प्लस करके भी ठीक हो सकते हैं और माइनस करने पे भी ठीक हो सकते हैं, यानी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एरर। फिर अनप्रेजेंटेड चेक्स आपने लेस कर देने हैं हमेशा। हमेशा देखें, ज्यादा सोचना नहीं है, एग्जाम में सोचने का टाइम नहीं होता। और इसीलिए आपको ये स्मार्ट टेक्निक्स बताई जाती हैं, इसीलिए आपको ये तावीज़ बताए जाते हैं कि आपके पास वहां सोचने का टाइम नहीं है। आप सीधा सीधा अमाउंट्स पुट करें और आंसर निकालें और अपने मार्क्स सिक्योर करें। ठीक है जी। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स आपने लेस कर देने हैं। आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स आपने आंखें बंद करके ऐड कर देनी है और इससे आ जाएगा हमारे पास बैंक स्टेटमेंट का सही बैलेंस, यानी करेक्टेड बैलेंस, या कैश बुक का भी क्लोजिंग बैलेंस ये आ जाएगा। तो कैश बुक का भी ये सही बैलेंस है। ठीक हो गया। यानी कि जो सही बैलेंस होता है वो तो सही होता है, चाहे वो कैश बुक का हो चाहे बैंक स्टेटमेंट का हो। सही तो सही है, इसका मतलब कि दोनों का सही बैलेंस यही है। फिर वो आइटम्स जो कि बैंक स्टेटमेंट में शो हो रहे थे लेकिन कैश बुक में नहीं शो हो रहे थे, तो कैश बुक को अपडेट करना है। इसका मतलब कि ये कैश बुक का टी अकाउंट है जो कि यहाँ पे उल्टा अटैच किया गया है। यानी आउटफ्लोज जितने हैं, यानी वो आइटम्स जो कि जैसे बैंक चार्जेस हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर, डायरेक्ट डेबिट, यानी ये बैंक से पैसे जा रहे हैं लेकिन कैश बुक में अपडेटेड नहीं है, तो कैश बुक की आउटफ्लो साइड पे यानी क्रेडिट साइड पे लिखे जाते हैं। इस तावीज़ में आपने उन्हें ऐड करना है। क्यों? क्योंकि ये उल्टा बना हुआ है। फिर इसी तरह जो इनफ्लोज हैं, इनफ्लो करके कैश बुक को अपडेट करना है, वो आपने लेस कर देने हैं। फिर एरर्स, जो कैश बुक में एरर्स हुए हैं उनको ठीक करना है, और इनके लिए भी सेम रूल। ऐसा एरर जिसको कैश बुक में आउटफ्लो शो करने से वो ठीक होगा, तो उस आउटफ्लो को आपने ऐड करना है, क्योंकि आउटफ्लोज हम ऐड कर रहे हैं। और तो वो एरर्स जिनकी वजह से आपने, जिनको ठीक करने के लिए कैश बुक में डेबिट करना है यानी कैश बुक में इनफ्लो शो करना है, उनको इस तावीज़ में लेस कर देना है। यहां तक बात क्लियर हो गई। इससे आ जाएगा कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस। ठीक है। ओपनिंग ऊपर नहीं है, नीचे है, क्लोजिंग ऊपर लिखा है, उल्टा बना हुआ है। अब मजे की बात यह है कि एग्जामिनर क्या करता है, उसके पास इसी के अंदर ही क्वेश्चन, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं है। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस देगा, पूछेगा कि उसका सही बैलेंस बताओ, या कहेगा कि कैश बुक का गलत बैलेंस क्या था, या कैश बुक का बैलेंस देगा, कहेगा कि बैंक स्टेटमेंट का गलत बैलेंस बताओ। कैश बुक का बैलेंस देगा, कहेगा कैश बुक का या बैंक स्टेटमेंट का सही बैलेंस बताओ। इन्हीं तीन चीज़ों में या इस तावीज़ के अंदर ही एग्जामिनर के क्वेश्चंस घूमते फिरते हैं। अब दूसरी चीज़, पहली चीज़ आपने समझ ली कि तावीज़ में क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है। दूसरी चीज़ आपने समझनी है कि एग्जामिनर जब पूछता है तो क्वेश्चन को कैसे पूछता है। देखें, वो इस बैलेंस के लिए, बैंक स्टेटमेंट के इस बैलेंस के लिए टर्म्स यूज करता है, अनएडजस्टेड, अनअपडेटेड या इनकरेक्ट, प्रायर टू करेक्शंस या बिफोर एडजस्टमेंट्स, यानी इसी से मिलते जुलते अल्फाज वो
इस्तेमाल करता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो किस बैलेंस का तस्करा कर रहा है। अगर वो कह रहा है कि इनकरेक्ट बैलेंस या प्रायर टू करेक्शंस या बिफोर एडजस्टमेंट बैंक स्टेटमेंट हैज द बैलेंस, तो वो हम फौरन समझ जाएंगे कि वो इस बैलेंस की बात कर रहा है। इसी तरह कैश बुक के बारे में भी सेम टर्म्स वो यूज करता है, बिफोर करेक्शंस, प्रायर टू करेक्शंस, बिफोर एडजस्टमेंट्स, इनकरेक्ट, ओपनिंग बैलेंस। ठीक हो गया, इसी से मिलते जुलते अल्फाज वो इस्तेमाल करेगा। अब गेम यहाँ पे शुरू नहीं हुई, गेम होती थी, गेम तो अब शुरू होगी है, पार्टी अभी शुरू हुई नहीं, पार्टी तो अब शुरू होगी। और वो क्या है कि जब वो ये टर्म्स भी यूज नहीं करता तो क्या करे, यहाँ स्टूडेंट आके फंसता है। अब आप मुझे दुआएं देंगे या आपको पब्लिकली ये मैं सारा कुछ बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह अफाका होगा। ये जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और आपसे क्वेश्चंस हल होंगे, आप मुझे दुआएं देंगे। देखिएगा स्टूडेंट फंसता ही यहीं पे है, क्योंकि एग्जामिनर इनमें से कोई टर्म यूज नहीं कर रहा। अब कैसे पता चले, कैसे पता चले कि वो कौन सा बैलेंस पूछ रहा है और कौन सा बता रहा है। जो गलत बैलेंस है, जो गलत बैलेंस है उसके लिए वो टर्म यूज करता है इज, वॉज, हैज, शोज वगैरह वगैरह। मिसाल के तौर पे कहता है बैंक स्टेटमेंट शोज द बैलेंस, इसका मतलब कि वो गलत बैलेंस ही तो शो कर रही है। इसी तरह वो कहता है बैंक स्टेटमेंट हैज द बैलेंस, बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट वॉज, बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट इज। इन सब का मतलब ये है कि वो गलत बैलेंस की बात कर रहा है। अब आगे जो सही बैलेंस है, सही बैलेंस के बारे में क्या कहता है, टर्म यूज करता है करेक्ट, एडजस्टेड, आफ्टर एडजस्टमेंट, आफ्टर करेक्शंस, या सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का बैलेंस। जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बैलेंस की बात करता है, इसका मतलब कि वो सही ही है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट में हमने ऑब्वियसली सही बैलेंस ही तो शो करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो कहे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का बैलेंस बताओ या गिवन हो, तो उसका मतलब कि वो सही बैलेंस की बात कर रहा है। और अगर ऐसी कोई बात वो ना कर रहा हो तो वर्ब यूज हुआ होगा शुड, क्योंकि सही बैलेंस होना चाहिए। ठीक हो गया। तो यानी अब याद रखिए, एक तो आपने तावीज सीख लिया कि प्लस क्या करना है, माइनस क्या करना है। दूसरा आपने इन टर्म्स को यूज करना सीख लिया है कि इन टर्म्स में से आपने डाटा एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। अब डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले आपने ढूंढना है फर्ज। ये ब्लू कलर में जो लिखा है ये है फर्ज। पहले आपने फर्ज तलाश करना है। फर्ज नहीं गिवन तो फिर लगाएं जुगाड़, है, वी आर वेरी गुड एट दैट। ठीक हो गया जुगाड़ लगाने में। तो जुगाड़ लगाने के लिए क्या है, वर्ब। तो जो वर्ब से हमें अंदाजा होगा कि वो गलत बैलेंस की बात कर रहा है या सही बैलेंस की बात कर रहा है। इज, वॉज, हैज, शोज गलत के लिए, शुड सही के लिए। ये बात याद रहेगी। अच्छा, अब हमारी आदत यह है कि हम फौरन जुगाड़ की तरफ जाते हैं। फौरन जुगाड़ की तरफ नहीं जाना, वर्ब की तरफ फौरन नहीं जाना, पहले फर्ज तलाश करो। फर्ज नहीं मिलता तब जुगाड़ की तरफ जाओ। याद रहेगी ये तरतीब। अब इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, ये इसी के जरिए क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, मौजूद है सामने ही। आइए इसको पढ़ते हैं। देखें, सबसे पहले रिक्वायरमेंट हमेशा, ये तो हमेशा ये याद रखिए, कोई भी पेपर है, कोई भी एग्जाम है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी होती है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। तो आइए देखते हैं, व्हाट शुड बी द बैंक ओवरड्राफ्ट, व्हाट शुड बी द बैंक ओवरड्राफ्ट इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब क्या बताया था, पहले फर्ज तलाश करो। फर्ज क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये देखें लिखा हुआ है ना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसका मतलब कि वो सही बैलेंस पूछ रहा है। क्या कर रहा है, सही बैलेंस पूछ रहा है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया ताकि हमें याद रहे कि हमने बताना क्या, उसने रिक्वायर क्या किया। अब देखते हैं कि गिवन क्या क्या है। आइए जी क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, दूसरी बात इसमें ये भी सुन लें, फर्ज हमें मिल गया, बात खत्म हो गई, अब जुगाड़ की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये ना लिखा होता, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का जिक्र ना होता, तो फिर हम कैसे अंदाजा लगाते, व्हाट शुड है, डी पे कलकला है, तजवीद पढ़ी है किसने उसमें आपने कहना है व्हाट शुड, तो शुड, व्हाट शुड बी द बैलेंस।
तो शुड हमें बताएगा, ये वर्ब बताएगा कि ये सही वाले बैलेंस की बात कर रहा है, यानी सही वाला बैलेंस पूछ रहा है। ठीक हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन शुरू से पढ़ते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। अब देखें, विम बॉन्स बैंक स्टेटमेंट शोज अ बैलेंस ऑफ 715 ओवरड्रान। ओवरड्रान कौन सा बैलेंस होता है? नेगेटिव बैलेंस। तो इतना हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन में, जब भी क्वेश्चन आप शुरू करें रिक्वायरमेंट के बाद, तो अपने आप से दो सवाल पूछें। अपने आप से दो सवाल पूछें। पहला सवाल कि ये पॉजिटिव बैलेंस लिखना है या नेगेटिव लिखना है। तो अब यहाँ पे हमने पहले सवाल का जवाब अपने आप को दे दिया कि ओवरड्रान है, इसका मतलब नेगेटिव बैलेंस है। दूसरा सवाल ये है कि सही वाला बैलेंस है या गलत वाला बैलेंस है। तो अब यहाँ पे फर्ज तलाश करें। कहीं कुछ लिखा है करेक्ट बैलेंस, इनकरेक्ट बैलेंस, बिफोर एडजस्टमेंट, आफ्टर एडजस्टमेंट, कुछ भी नहीं लिखा। तो जहाँ फर्ज ना लिखा हो, फर्ज मौजूद ना हो, फर्ज ना मिल रहा हो, तो हमने लगाना है जुगाड़। और जुगाड़ क्या है? वर्ब। और वर्ब कहता है शोज। वर्ब क्या कहता है? शोज। तो आइए देखते हैं तावीज में शोज किसके लिए था? गलत बैलेंस के लिए। इसका मतलब कि सही बैलेंस पूछ रहा है और गलत बैलेंस गिवन है। तो अब हमने यहाँ पे इसको पुट कर देना है। आइए देखते हैं बैलेंस क्या था? 715 ओवरड्रान, यानी कि नेगेटिव। तो -715 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखें, ये बैलेंस गिवन है और ये फाइंड करना है। तो इसमें दरमियान जितने भी स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, जितनी भी एडजस्टमेंट्स आएंगी, हम वो कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। आइए जी आगे चलें। द स्टेटमेंट इंक्लूड्स बैंक चार्जेस ऑफ 74 विच हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश एट बैंक लेजर अकाउंट। अब देखें 74 क्या है? कैश बुक का आउटफ्लो, यानी कि जो बैंक स्टेटमेंट में शो हो रहा था लेकिन कैश बुक में शो नहीं हो रहा था। तो कैश बुक में वो 74 आउटफ्लो करके कैश बुक ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे आउटफ्लोज को क्या करना है? आपने देखा यहाँ पे, ये देखें, ऐड करना है। तो 74 यहाँ ऐड करना है। लेकिन एक मजे की बात बताऊंगा, जरा ठहरिएगा, जरा सब्र कीजिएगा। एक मजे की बात बताऊंगा, इससे लिखने की हमें जरूरत नहीं है। फिलहाल लिख रहा हूं कि आपको तावीज में अमाउंट पुट करनी आ जाए, वरना हमें जरूरत नहीं है। मजे की बात कुछ देर में बता रहा हूँ। क्वेश्चन पूरा पढ़ लें फिर बताता हूँ। इसको लिखने की हमें जरूरत नहीं है। तो आइए जी देखते हैं आगे। देयर आर आल्सो अनप्रेजेंटेड चेक्स टोटलिंग 824। अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या करना है? क्या करना है बताइए जी? अनप्रेजेंटेड चेक्स लेस करने हैं। क्या अमाउंट थी? 824। ये ले -824। नेगेटिव है ना, तावीज कह रहा है नेगेटिव, तो हमने नेगेटिव लिख दिया। हमने तावीज के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि तावीज का पता है ना, तावीज उल्टा असर कर जाता है। तो तावीज के उल्टे असर हमें नहीं चाहिए, हमें सही असर चाहिए। तो आइए जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं आगे क्या कहता है। एंड लॉजमेंट्स नॉट येट क्रेडिटेड। लॉजमेंट्स नॉट येट क्रेडिटेड मतलब कि आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स जो कि अभी तक बैंक में क्लियर नहीं हुई, 337। तो आइए जी देखते हैं आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स 337। तावीज क्या कहता है? ऐड करना है ना, तो लें जी ऐड कर दिया। ठीक हो गया। आगे देखें, आगे क्या है क्वेश्चन में। इन एडिशन the bank statement erroneously, गलती से, includes a dividend receipt of 25 belonging to another customer। यानी डिविडेंड रिसीट इनफ्लो है, पैसे आए हैं, किसी और के अकाउंट में जमा होने थे, हमारे अकाउंट में जमा हो गए। इसका मतलब इनफ्लो हो गया, गलत इनफ्लो हुआ। गलत इनफ्लो को सही करने के लिए क्या करना है? आउट करना है। देखें, एक गिलास में पानी डाल दिया, अब उसको, हमें वो गिलास में पानी नहीं चाहिए था, वो किसी और के गिलास में होना चाहिए था। तो हमने क्या करना है? अपने गिलास को खाली कर देना है। तो वो जो हम खाली करेंगे, तो कैसे करेंगे? आउटफ्लो करेंगे ना। पानी इनफ्लो हुआ था गिलास में, अब उस गिलास से उस पानी को आउटफ्लो कर दें, वो गिलास खाली कर देना है। तो आउटफ्लो कर दिया, आउटफ्लो करने से ठीक हो जाएगा। कितनी अमाउंट है? 25। तो आइए जी 25 यहाँ पे आउटफ्लो कर देते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि बैंक के हैं, बैंक के देखें, और अनप्रेजेंटेड चेक्स आउटफ्लो हैं, चेक इशूड। आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स चेक रिसीव्ड हैं, लेकिन अभी तक बैंक में क्लियर नहीं हुए। तो बैंक के आउटफ्लोज माइनस इनफ्लोज पॉजिटिव, जैसे नॉर्मली होता है। सिर्फ कैश बुक का टी अकाउंट उल्टा है, इसमें आउटफ्लोज को ऐड करेंगे और इनफ्लोज को लेस करेंगे। यानी ये देखें, इसका मामला
इसके मामले से उलट है, क्योंकि ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सीधी बनी हुई है, ये टी अकाउंट उल्टा बना हुआ है। और क्यों बनाया है? आसानी के लिए, ऑब्वियसली। तो देखिए जी, हमने क्या किया, सारा डाटा पुट कर दिया, सारा डाटा पुट कर दिया। अब हमें ये बैलेंस गिवन है, ये चाहिए। अब जो मैं कह रहा था ना कुछ देर पहले कि हम एक मजे की बात बताता हूँ, वो मजे की बात ये है कि इस 74 को लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने देखें, हमें सिर्फ इतना एरिया चाहिए, हमें ये बैलेंस गिवन है और ये बैलेंस फाइंड करना है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक आना है, आगे की कैलकुलेशन की हमें जरूरत ही नहीं, तो हम इसे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब क्या करना है, आपने सीधा सीधा जो आपके पास बैलेंस है, कैलकुलेटर उठाया। अब सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, एग्जाम में आपके पास एक्सेल शीट अवेलेबल नहीं होगी। यहाँ मैं तो यूं आसानी से कर सकता हूँ, लेकिन आपके पास एक्सेल मौजूद नहीं होगा। आपने कैलकुलेटर पे करना है। आपने क्या करना है? कैलकुलेटर पे करना है। कैलकुलेटर पे आपने करना है -715। याद रखिए, जहां स्टूडेंट गलती करता है वो क्या होता है कि इसमें माइनस का साइन नहीं लगाता। भाई जहां से शुरू कर रहे हो उसका साइन का ख्याल रखो। -715 -25 -824 +337 इक्वल्स -1227। ये आपका आ गया आंसर ओवरड्राफ्ट बैलेंस का। बात समझ में आ गई? 1227 डी इज द करेक्ट आंसर। मुझे बताइए, किसी को ये बात समझ ना आई हो तो वो पूछ सकता है। ये आपके सामने आपके मौजूद हैं इसका सलूशन। तो जनाब अली, जेब खाली है। जनाब अली, जेब खाली। ये हमारे पास सलूशन इसका, ये आपके सामने इसका जो किट में सलूशन है वो भी आपके सामने रख देता हूँ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आपके सामने ये क्लियर हो। लेकिन देखें यहाँ पे जिस तरीके से किया है, आप तावीज़ को जहन में रखिए और सिर्फ आंसर कंपेयर कीजिए, क्योंकि किट वालों ने हर क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व किया है। वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। हर क्वेश्चन उन्होंने डिफरेंट तरीके से किया है, स्टैंडर्ड तरीका कोई एक फॉलो नहीं किया, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। आपने क्या करना, तावीज़ में वैल्यूज पुट की और ये डी आंसर आपका वही 1227 नेगेटिव आ रहा है। ये लें जी, इसको हम साइड पे कर लेते हैं। ये आपके पास साइड पे आ गई 1227 डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक हो गया। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को लेते हैं, पहला ही क्वेश्चन जो इसका शुरू हो रहा है, और ये इंपॉर्टेंट है। अभी अभी बात मुकम्मल नहीं हुई, अभी बात मुकम्मल नहीं हुई, क्योंकि ऊपर के बैलेंस से नीचे की तरफ आए हैं। अब यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, वो सुनिएगा सुनिएगा। 282 क्वेश्चन है, पूछता क्या है, व्हाट इज द बैलेंस ऑन बैंक स्टेटमेंट। व्हाट इज द बैलेंस ऑन बैंक स्टेटमेंट। अब पूछता क्या है, रिक्वायरमेंट को देखिए, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस बताना है। कौन से वाला, सही वाला गलत वाला? कैसे पता चलेगा? फर्ज अगेन देखें, ये आपको ये दो चीजें आती हैं ना, यकीन करें मैं आपको कहता हूं कि आपके क्वेश्चन के गलती के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इंशाल्लाह विद इन सेकेंड्स आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको परेशानी नहीं होगी। इनको समझ लें, दो चीज़ों को, जो प्लस प्लस माइनस का तावीज़ और ये वाली टर्म्स, ये आपको समझ में आती हैं। जितना मर्जी मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, पूछ पूछ के भी क्या पूछेगा, इन्हीं के अंदर ही पूछेगा। ठीक है जी। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कहता है, व्हाट इज द बैलेंस ऑन बैंक स्टेटमेंट। फर्ज क्या गिवन है? नहीं, उसने फर्ज नहीं बताया। एडजस्टेड, अनएडजस्टेड, करेक्ट, इनकरेक्ट, कुछ भी नहीं बोला। तो जब कुछ भी नहीं बोला तो हमें लगाना पड़ेगा जुगाड़। और जुगाड़ क्या है? वर्ब। कहता है व्हाट इज, क्या कहता है, व्हाट इज द बैलेंस ऑन बैंक स्टेटमेंट। तो इज, वाज, हैज, शोज किसके लिए होता था? इनकरेक्ट बैलेंस के लिए, यानी गलत बैलेंस के लिए। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ पे पुट करते हैं, यानी कि ये वाला बैलेंस वो पूछ रहा है, ये वाला बैलेंस वो पूछ रहा है।
अब गिवन कौन सा है और डाटा मजीद क्या गिवन है, कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, आए देखें। वही तरीका है, हर क्वेश्चन इसी तरीके से आपका सॉल्व होगा। अब शुरू से पढ़ते हैं। द कैश एट बैंक लेजर अकाउंट ऑफ वोरकास्टर शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1350। कैश बुक का बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस, कैश एट बैंक लेजर अकाउंट, कैश एट बैंक लेजर अकाउंट, इसका मतलब कि कैश बुक का बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस उसने दिया हुआ है 1350। अब क्या बताया था, दो सवाल पूछने अपने आप से। क्या बताया था, दो सवाल पूछने अपने आप से। एक कि ये नेगेटिव बैलेंस है या पॉजिटिव बैलेंस है, और दूसरा सवाल कौन सा पूछना है कि ये सही वाला है या गलत वाला है। तो पहला सवाल कि क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव बैलेंस है या पॉजिटिव, तो कैश बुक क्रेडिट बैलेंस किसको कहती है, नेगेटिव बैलेंस को। देखिए बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक दोनों उलट उलट टर्म्स यूज करती हैं। उसकी लॉजिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, लेकिन दोबारा रिकॉल कर लें कि देखिए हमने पैसे बैंक में रखे हैं तो हमारे लिए एसेट है, हमने ओवरड्रॉन कर लिए, ओवरड्राफ्ट है, ज्यादा निकाल लिए, तो अब हम मकरूज हैं, हम पे लाइबिलिटी है ओवरड्राफ्ट, तो हम उसे क्रेडिट कहेंगे। हमसे मुराद की कैश बुक बनाने वाले, कैश बुक बनाने वाले क्या करेंगे, 1350 ओवरड्रॉन है तो इसको क्रेडिट कहेंगे, ठीक है, क्योंकि पैसे निकाल चुके हैं, एक्स्ट्रा निकाले हैं, तो हम पे लाइबिलिटी, हमने कर्जा लिया हुआ है। ठीक हो गया। हमने पैसे रखे हुए हैं तो डेबिट बैलेंस कहेंगे। बैंक इसको क्या कहेगा, बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट लिखा होगा, बैंक स्टेटमेंट में हमारा डेबिट बैलेंस जो पैसे रखे हैं उसको क्रेडिट कहेगा, क्योंकि उसने हमारे पैसे रखे हुए हैं। वो अपनी जबान में उसे क्रेडिट कहेगा क्योंकि उस पर लाइबिलिटी है, वो हमारा मकरूज है, उसने हमारे पैसे वापस देने हैं। ठीक हो गया। अब ओवरड्रॉन हो गया तो हम पे लाइबिलिटी आ गई है, उसके लिए रिसीवेबल बन गए। उसके लिए क्या बन गए, रिसीवेबल। उसके लिए तो एसेट है ना, उसने तो ये वापस रिकवर करने हैं, तो वो उसको डेबिट लिखेगा। नहीं समझ आई, लिख के देख लें। देखें कैश बुक, कैश बुक आपके जो नेगेटिव बैलेंस को और कैश बुक आपके पॉजिटिव बैलेंस को क्या कहती है, ये तो आपको बचपन से पता है, आप तो डबल एंट्री करते आ रहे हैं। पॉजिटिव को वो डेबिट कहते हैं, कैश बुक यानी हम कंपनी वाले, बुक कीपर्स, अकाउंटेंट्स जो कंपनी के नुमाइंदे हैं। तो हमने तो इन्हें क्या किया, डेबिट, नेगेटिव को क्रेडिट, पॉजिटिव को डेबिट। लेकिन बैंक स्टेटमेंट, बैंक अपनी नज़र से अपनी बैंक स्टेटमेंट खुद बना रहा है वो, तो बैंक तो अपने हिसाब से कहेगा, जब उसके पास हमारे पैसे पड़े हैं तो उस पर लाइबिलिटी वो क्रेडिट कहेगा। लेकिन ओवरड्रॉन है तो हमने कर्जा लिया हुआ है, हम उसे क्रेडिट कह रहे हैं, बैंक के लिए रिसीवेबल बन गया है, बैंक उसे डेबिट कहेगा। याद रहेगा। अब आगे देखते हैं। वैसे ये डिस्कशन ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स की है, लेकिन इसमें भी आप सुन लें। अच्छा जी, तो यहाँ पे कैश बुक ने कहा क्रेडिट, तो इसका मतलब नेगेटिव बैलेंस। पहले सवाल का जवाब हो गया नेगेटिव बैलेंस। दूसरा सवाल सही वाला गलत वाला, तो कहीं नहीं लिखा एडजस्टेड, नॉन एडजस्टेड, इनकरेक्ट, करेक्ट, कुछ भी नहीं लिखा। तो जुगाड़ लगाना है। जुगाड़ क्या है, वर्ब, और वर्ब क्या है, शोज। वर्ब क्या है, शोज। तो देखें जी गलत वाला, इसका मतलब कि गलत वाला बैलेंस गिवन है हमें और नेगेटिव गिवन है, तो गलत वाला बैलेंस ये है कैश बुक का। आइए यहाँ पे लिखते हैं -1350, लिख दिया। अच्छा, अब अगली बार, checks totaling 56 have been written to suppliers but not yet cleared the bank. Issued, written to suppliers, suppliers को पेमेंट की है, तो इसका मतलब आउटफ्लो, अनप्रेजेंटेड चेक्स। हमने चेक इशू कर दिया लेकिन वो अभी तक बैंक में सप्लायर नहीं गया, कैश विड्रॉ कराने नहीं गया, इसका मतलब आउट अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं 56। क्या करना है, क्या करना है, 56 अनप्रेजेंटेड चेक्स, ये लें जी, अनप्रेजेंटेड चेक्स को नेगेटिव शो करना है। ठीक है जी। अच्छा, अब आइए आगे, क्वेश्चन अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स अमाउंटिंग 128, अनक्लियर्ड आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स क्या करना है, ऐड करना है। तावीज कह रहा है ऐड करना है, तो हमने ऐड कर दिया। अच्छा जी, अब आगे 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 देखिए। Bank has accidentally credited broadcaster's account with interest of 15 due to another customer.
एरर है, एरर को आखिर में देखिएगा, क्योंकि एरर वो चीज़ है जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। बाकी सारी स्ट्रेट अवे चीज़ें हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने पुट करनी है। तो आइए पहले वो सारी चीज़ें पुट कर लेते हैं जो कि स्ट्रेट अवे पुट हो जाएंगी। तो स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ 300 हैज नॉट बीन अकाउंटेड फॉर इन द जनरल लेजर। इसका मतलब कैश बुक में अपडेट नहीं हुआ, आउटफ्लो है स्टैंडिंग ऑर्डर। क्या बैंक स्टेटमेंट में शो हो रहा था, इसमें शो नहीं हो रहा कैश बुक में, तो अपडेट कर दें। आउटफ्लो है, आउटफ्लो, आउटफ्लो को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास 300 अमाउंट है जी, 300। तो 300 पॉजिटिव शो कर दिया, ऐड, तावीज़ कह रहा है ऐड करें, हमने ऐड कर दिया। अच्छा, अब आते हैं आखिरी चीज पे, एरर पे। बैंक हैज एक्सीडेंटली क्रेडिटेड, क्रेडिटेड, बैंक जब कहेगा क्रेडिटेड इसका मतलब अमाउंट जमा कर दी है। बैंक जब कैश बुक कहे क्रेडिटेड इसका मतलब कि पैसे गए, लेकिन बैंक कह रहा है, बैंक स्टेटमेंट कह रही है कि क्रेडिटेड, इसका मतलब कि डिपॉजिट हो गए हैं, इनफ्लो हो गए हैं। तो जब इनफ्लो हो गया है तो इनफ्लो के लिए क्या करेंगे, बैंक हैज एक्सीडेंटली क्रेडिटेड वोरकास्टर अकाउंट विद इंटरेस्ट ऑफ 15 ड्यू टू अनदर कस्टमर। किसी और के अकाउंट में पैसे डालने थे, हमारे अकाउंट में डाल दिए। तो अब गालिबन पिछले क्वेश्चन में भी इसी तरह का एरर था, डिविडेंड रिसीव्ड थी, तो ये भी उसी तरह का है। इनफ्लो कर दिया है, आउटफ्लो करके गिलास खाली करना पड़ेगा, आउटफ्लो करके इसको ठीक करना पड़ेगा। तो आइए जी इसको 15 को आउटफ्लो कर देते हैं। एरर किसने किया, बैंक स्टेटमेंट ने। तो आउटफ्लो, बैंक स्टेटमेंट के आउटफ्लोज नेगेटिव ही शो होते हैं, जैसे ये है, तो इसको भी हम नेगेटिव शो कर देते हैं। बात समझ आ गई। अब देखिएगा, ये हमने सारा डाटा पुट कर लिया है। अब सिंपली आपने कैलकुलेटर उठाना है। अब हम एक्सेल पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं काम, लेकिन अब देखिएगा मैं आपको मैन्युअली उस तरह यहाँ पे करके बताता हूँ जैसे आपने कैलकुलेटर में फिगर्स कैलकुलेट करनी है और आपने वो बटन्स प्रेस करने हैं। देखिएगा, देखिएगा जरा, शुरू कहाँ से करना है, 1350। देखे ना, वही बात है, अब नीचे से ऊपर जाना है। अब और से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, सुनिएगा सारे इधर तवज्जो कीजिएगा। 1350 गिवन है, ऊपर का बैलेंस फाइंड करना है, ऊपर का बैलेंस फाइंड करना है। अब नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो सारे साइन उल्टे होंगे, नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो सारे साइंस उल्टे कर देने हैं। कैसे, यहाँ पे जो प्लस 300 शो हो रहा है ना, उसको माइनस कर दें, इसको -128 कर दें, इसको +56 कर दें, इसको +15 कर दें। लेकिन तावीज़ में नहीं, याद रखिए, याद रखिए, मिन्नतें करूं, आजिज़ी करूं, हुक्म करूं, क्या करूं, ये गलती नहीं करनी। तावीज़ के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। तावीज़ में जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव लिखना है, जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव लिखना है। खुदा का वास्ता है, तावीज़ में गड़बड़ नहीं करनी, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सिर्फ कैलकुलेटर पर, क्या कह रहा हूं, सिर्फ कैलकुलेटर उठाएं, कैलकुलेटर में आपने ये साइन चेंज करने हैं। अगर यहां पे माइनस को प्लस कर दिया कंफ्यूज हो जाएंगे। यहां कैलकुलेटर उठाएं, कैलकुलेटर उठाया और -1350, क्योंकि देखो पहली फिगर का तो साइन चेंज नहीं होता ना, ये तो आप तीसरी चौथी पांचवी का मैथ है, बस इसमें तो कुछ भी नहीं है ना। पहली फिगर का साइन चेंज नहीं होता, वहां से तो आप शुरू कर रहे हैं। बाकी फिगर्स के साइन कैलकुलेशन के वक्त चेंज कर दें। अब देखिएगा, -1350 -300, अभी आप कैलकुलेटर पर ही कर रहे हैं, मैं आपको एग्जैक्ट वही चीज दिखा रहा हूं जो कैलकुलेटर पे आपने कर -1350 -300 -128 +56 +15। बात समझ आ रही है, सारे साइन उल्टे कर दिए कैलकुलेशन के बाद, और ये आपके पास आंसर आ गया -1707, -1707। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ गया। अब उसने क्या पूछा था, व्हाट इज द बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट, तो 1707। लेकिन डेबिट या क्रेडिट, अब देखिए बैंक स्टेटमेंट का है ना, बैंक स्टेटमेंट का है, तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस 1707 नेगेटिव। लेकिन बैंक स्टेटमेंट नेगेटिव को क्या कहती है, डेबिट। बैंक स्टेटमेंट नेगेटिव को क्या कहती है, डेबिट बैलेंस।
तो ये देखिएगा यहाँ पे हमने डेबिट वाला ऑप्शन यूज़ करना। बात समझ आ गई सबको? क्लियर है? इसका सॉल्यूशन कहाँ पे हैं ताकि आपको वहाँ से कंफर्मेशन भी मिल जाए। तो सॉल्यूशन ये लें जी, सॉल्यूशन पे देखें तो 1707। अब देखें वही बात आ गई कि किट ने आपकी बुक्स ने हर क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व किया है जो कि आपकी ज़िंदगी मुश्किल कर देता है। अब ये इस तरह इस फॉर्मेट में किया हुआ है। बहरहाल आंसर वही डी है 1707 डेबिट बैलेंस। आपने तावीज़ फॉलो करना है, फिगर्स पुट करनी है, अपनी ज़िंदगी आसान, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सीखें, स्मार्ट टेक्निक सीखें और गलती के चांसेस कम करें, अपनी ज़िंदगी भी आसान करें हैं और मार्क्स भी अच्छे हासिल करें, कामयाबियाँ हासिल करें। अल्लाह आप सबको कामयाब फरमाए, अल्लाह आप सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।